तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का PYQ। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना, उस सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे, केवल शॉर्ट आंसर को, और जो लॉन्ग आंसर उसको हम लोग कुछ दिनों के बाद देखेंगे। कुछ दिनों के बाद मतलब कि कुछ और भी सब्जेक्ट्स है उसको देख लेने के बाद देखेंगे। चलिए, तो ये 10th का जो है कि बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होते हैं, समझिए एक तरह से VVI क्वेश्चन सब जो यही है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पोषण की परिभाषा दे। पोषण की परिभाषा दे, पोषण है क्या। तो हम लोग यहाँ पर तो अभी VVI क्वेश्चन पढ़ने वाले तो उतना डिटेल में तो जाएंगे नहीं, फिर भी जितना हो सकता है उतना प्रयास करते हैं बताने का। देखिए पोषण क्या होता है। पहला बात तो ये एक जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम मतलब कि जीवों के अंदर होने वाले प्रक्रिया ही, जीवों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया। जीव मतलब हम तुम आप जितने कुछ है, उसके बाद इसके अलावा जितने भी जीव जंतु है सभी की बात हो रही है। तो सब के शरीर में जो है कि एक प्रक्रिया चलती है। कौन सी प्रक्रिया? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव क्या करते हैं कि पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? पोषक तत्व। यानी हमें और हमारे जैसे और भी जीव है या कोई भी जीव है, उसको जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो पोषण की जो आवश्यकता है इसकी पूर्ति करने के लिए वो अपने शरीर में, उसके शरीर में एक प्रक्रिया चलता है जिसमें जीव द्वारा पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण और उसका उपभोग किया जाता है। मतलब कि वो पोषक तत्व ग्रहण तो करता है, ग्रहण करने के साथ साथ जो उससे जो उत्पाद बनेगा, उससे जो कुछ उत्पाद बनेगा उसका वो उपभोग भी करता है, यानी अपने लिए उपयोग भी करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं उसको? पोषण बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषम पोषण, इसी का अलग अलग नाम सब है। विषम पोषण बोले या पर पोषण बोले, विषम पोषी पोषण बोले या पर पोषी पोषण बोले, कुछ भी बोले, मतलब सब एक ही चीज है, ठीक ना। पर्यायवाची शब्द एक तरह से मान लीजिए इसको। इसके बारे में देखते हैं कि विषम पोषण क्या है। विषम पोषण क्या है? तो जब चैप्टर चल रहा था, सिलेबस पढ़ा रहे तब तो पढ़े आप लोग बढ़िया से। अब इसको बस क्वेश्चन आंसर के रूप में हम लोग देखना है। तो देखिए, तो पोषण की वह विधि, यानी पोषण की मुख्यतः दो विधि है, उसमें से एक विधि है परपोषी पोषण, ठीक ना। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बनाकर, यानी स्वयं संश्लेषित न करके, वो खुद नहीं बनाता है, बल्कि वो क्या रहता है, किसी अन्य जीव पर, जंतु पर या पौधों पर वो निर्भर रहता है। सीधा बात इतना है बस कि वो खुद भोजन नहीं बना रहा है, वो भोजन के लिए किस पर निर्भर है? तो अन्य पौधे या जंतु पर निर्भर है, ठीक ना। तो वही चीज लिखी है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके, संश्लेषित मतलब बनाना, निर्माण करना, किसी अन्य पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण या जो प्रक्रिया सब लिखा हुआ है, ये सब लिखा पर्यायवाची शब्द मान लीजिए, तब परपोषी पोषण कहलाता है। यानी इसमें ये पोषण की एक विधि है। परपोषण क्या है? तो पोषण की एक विधि है जिसमें जीव जो है वो भोजन खुद नहीं बनाता है, वो किसी अन्य जीव पर या पौधे पर निर्भर होता है। तो ऐसे पोषण को बोलते हैं परपोषी पोषण बोलते हैं। और ऐसे परपोषी पोषण वाले जो जीव होते हैं उस जीव को बोलते हैं परपोषी जीव, परपोषी जीव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों? जैसे कि कोई भी धरती पर जीव है तो सभी जीव पोषण करते हैं, तो ऐसी क्या चीजें हैं कि पोषण करना ही पड़ता है, और पोषण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनिवार्य ये क्यों है, इसका जवाब हम लोग को देना है। तो सिंपल सी बात है, पोषण के द्वारा जो है कि हमें अनेक प्रकार से ऊर्जा मिलती है, शरीर को वृद्धि करने के लिए सारी चीजें मिलती है। शरीर की क्रिया जो भी होती है उस क्रिया में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती ही होती है, ठीक ना। कि अगर जीवों के शरीर में जितने भी उपापचयी क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाओं के मतलब कि हमारे शरीर में कई तरह के पदार्थ नए बनते हैं, ठीक ना, और कई तरह के पदार्थ जो है वो टूट के खत्म भी होते हैं। तो जो नया पदार्थ बन रहा है वो, और जो टूट रहा है वो, सब मिला के उसको बोलते हैं हम उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं, ठीक ना। अपघटन और इसमें जो निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उस सब के सब मिलते हैं, बोलते हैं हम लोग उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक ना। तो जीवों के शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती है उसके संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक ना। उसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया हो रही है, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया हो रही है, उन क्रियाओं को होने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी? तो ये ऊर्जा मिलती है हमें पोषण से। अगर हम पोषण न करें तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हमारे जितने भी उसको भी ऊर्जा नहीं मिलेगी। अगर ऊर्जा उसे नहीं मिलेगी तो उसके शरीर का कोई भी फंक्शन सही से काम नहीं कर पाएगा, तो उसका फंक्शन ही बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में वो जीव क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा कि वो अपने शरीर की जितनी भी चीजें हैं उसको पूर्ति करने के लिए, यूं कहें कि जीवित रहने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक ना। अपने शरीर को बीमारी से बचाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, अनेक प्रकार की चीजों के लिए जो है कि इसकी पोषण की आवश्यकता इसको होती है। इसमें क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है।
शरीर की वृद्धि करने के लिए, ठीक ना, उसके साथ टूट फूट की मरम्मत करने के लिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होता है। अगर ये पोषण न मिले तो उसके शरीर का टूट फूट का मरम्मत नहीं हो पाए। देखते हैं कभी चोट लग जाता है, घाव हो गया, तो सब क्या होता है, धीरे धीरे कुछ समय बाद वो भर जाता है। भर कैसे गया है, तो उसे पोषण मिला, उस पोषण का उपयोग करके वो घाव जो है कि भरा है, शरीर में कुछ टूट फूट फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो भी क्या धीरे धीरे वो मरम्मत होकर ठीक हो जाता है। तो ये सब चीजें करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए। अगर पोषण नहीं मिला, पोषण में क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, अगर पोषक तत्व हमें नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर का सही तरीके से संचालन न हो पाएगा, और साफे नहीं मिला, थोड़ा भी नहीं मिला, ऐसी स्थिति में शरीर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दे कि मृतजीवी पोषण क्या है, इसके बारे में बताना है। मृतजीवी, अगर आप सिलेबस पढ़े हो तो आपको ध्यान होगा कि मृतजीवी पोषण क्या था, कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो ये जो है कि परपोषी पोषण का एक विधि है। परपोषी पोषण का क्या है, एक विधि। परपोषी पोषण का अनेकों विधि है, उसमें से एक विधि ये है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें ऐसे जीव को रखते हैं या ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ पौधा हो या जीव जंतु हो, पौधा सड़ गल गया उसका भाग, या जीव जंतु कोई मर गया तो उसमें से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पोषण प्राप्त करने वाले जीव को बोलते हैं हम लोग मृतजीवी। क्या बोलते हैं उसको, मृतजीवी। आप पोषण प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं मृतजीवी पोषण बोल देते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, परपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन किसी अन्य मृत जंतु या पौधे के, कोई पौधा मर चुका है या कोई जीव मर चुका है, उसके शरीर से कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो है कि अवशोषित कर लेते हैं, उसके शरीर से कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन अवशोषित कर लेते हैं। ऐसे जीवों को बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। ऐसे जीव कौन कौन से हैं, तो इसमें जो आता है कवक, बैक्टीरिया, जीवाणु, सब इसमें जो है किसके आया था, इसमें जो है मृतजीवी पोषण हम लोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घरोम या विलाई क्या है। दीर्घरोम या विलाई क्या है, इससे पहले जितने भी 4 क्वेश्चन समझा है, क्या आप लोग समझ में आया, पढ़े थे कि नहीं? भारी वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा, याद हुआ तो बढ़िया से। याद नहीं कीजिएगा तब, नहीं याद कीजिएगा तो आपको जो है सिंपल सी बात है, एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप आंसर नहीं दे पाइएगा, उसके बाद जो है कि रिजल्ट आपका गड़बड़ होगा। इतना ही तो, इससे ज़्यादा क्या होगा। अब इसको सर पर नहीं चढ़ा लेना है कि मार्क्स साफ नहीं आएगा, फेल हो जाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, वो फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं लाना है। प्रयास करना है अपनी तरफ से, बेहतर प्रयास करना है कि जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें जो है कि अब समझ सके, समझ के उसको खुद से लिखना सीखिए। रट्टा मारने वाला काम नहीं कीजिएगा। लाइन बाय लाइन जैसे लिखा है ऐसे आसान भाषा में रट्टा मारिएगा तभी हो ही जाएगा, लेकिन रट्टा नहीं मारिएगा, मेरे समझ से रट्टा कभी मत मारिएगा, ठीक ना। हर एक लाइन को समझिए कि इसमें क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, और उसको खुद से बनाना सीखिए, खुद से बोलना सीखिए, ताकि सेंटेंस जब खुद से बनाना सीख जाइएगा तो आपको आंसर देने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दिक्कत होता है रट्टा मारने में कि इतना सारा सिलेबस, इतना सारा चीज़ें याद करना पड़ता है, और याद करते कितना याद कर लीजिएगा, इतना छोटा सा कितना याद कर लीजिएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसको लिखना सीखिए, खुद से कैसे उसको बना के लिख सकते हैं। तो उम्मीद है सीख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दीर्घरोम या विलाई क्या है। दीर्घरोम या विलाई, तो जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग ध्यान होगा कि मानव का हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, मानव का पाचन तंत्र। उसमें छोटी आंत, उसमें क्या था, छोटी आंत। छोटी आंत के 3 हिस्से, सबसे अंतिम वाले हिस्से में जो है कि दीर्घरोम जो है कि उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। जो क्या होता है, आंतरिक सतह पर, जो छोटी आंत है उसके आंतरिक सतह पर क्या होता है, अंदर सतह पर उंगली ऐसा प्रवर्ध होता है, छोटे छोटे जाए कह सकते हैं इसे घास जैसा, उंगली ऐसा उसमें प्रवर्ध निकला होता है। उसके अंदर में ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्तवाहिनियां होती हैं। इसका काम क्या, हमसे बस उसका काम पूछा गया, विशेष डिटेल में पूछा नहीं तो हम लोग डिटेल में जाएंगे नहीं। जितना पूछा जा रहा है केवल उतना ही हम लोग देखते हैं, समय की कमी है तो उसी पर देखते हैं। देखिए क्या लिखा है कि छोटी आंत के अंतिम भाग में, जिसका नाम होता है इलियम, छोटी आंत का अंतिम भाग जिसका नाम होता है इलियम, 3 पार्ट होते हैं उसके, ठीक ना। तो अंतिम भाग इलियम के आंतरिक सतह पर, उसके अंदर का जो सतह होता है, अंदर की सतह, उस पर उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिसे हम दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। दीर्घरोम या विलाई कहते हैं, ठीक ना। इसका काम क्या है, इसका काम है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण करना। अगर खाना खाते हैं तो हम लोग पढ़े हैं कि पाचन जो है कि अंतिम रूप से छोटी आंत में कंप्लीट हो जाती है। छोटी आंत को वहां कहा तो अंतिम भाग में, छोटी आंत के अंतिम भाग यानी कि इलियम में जाके पाचन 100% कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद अवशोषण का काम बचती है। तो पाचन कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है अवशोषण। क्या शुरू होता है, अवशोषण। तो क्या लिखा हुआ है कि जब पाचन कंप्लीट हो जाता है तब जो है कि पचे हुए भोजन का क्या करना, अवशोषण करना। जो उसमें लाभदायक पदार्थ होता है उसको अवशोषित करके छोटी आंत के जो दीर्घरोम है उसके अंदर क्या होता है, रक्त वाहिनियां होती है। तो भोजन को छोटी आंत से अवशोषित करके, मतलब सोख कर उसको रक्त में भेज दिया जाता है। और रक्त क्या करता है, उस पोषण को, उस भोजन को पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, और कोशिका अपना अपना उसका जितना जरूरत होता है उतना उपयोग करके कार्य कर लेती है। तो इस प्रकार से दीर्घरोम का काम होता है, पचे हुए भोजन का क्या करना, अवशोषित कर लेना। साथ ही अवशोषित पोषक तत्वों को रक्त में भेजना, जो बता ही दिया तुरंत
कि जो भोजन को अवशोषित कर लिए है उसको कहाँ भेज देगा, रक्त में भेज देगा। रक्त कहाँ पर मिल जाएगा, बता ही दिए थे कि दीर्घरोम जो है, दीर्घरोम इसके अंदर में जो रक्त वाहिनियां होती है, ठीक ना, धमनी शिरा सब होती है, उसमें जो है कि इसको भेज दिया जाता है और रक्त पूरे शरीर में भोजन को पहुंचा देता है। तो दीर्घरोम का क्या काम हो गया, मेन आंसर जो दीर्घरोम क्या है, परिभाषा यहाँ पे हो गया, कार्य क्या है, तक कार्य यहाँ पे हो गया। उम्मीद है समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, पित्त के बारे में। तो पाचन तंत्र जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे लीवर के बारे में, यकृत के बारे में, कि यकृत में क्या होता है, पित्ताशय, एक स्थान है, जगह है जिसका नाम क्या है, पित्ताशय। उस स्थान में, उस जगह में क्या होता है, पित्ताशय के अंदर होता है पित्त रस। क्या होता है, पित्त रस होता है, ठीक ना। उसी पित्त रस के बारे में बताना है कि पित्त क्या है और मनुष्य का जब पाचन होता है तो पाचन तंत्र में, मनुष्य के पाचन तंत्र में जो है कि इसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला बात ये, पित्त कहाँ मिलता है हमें, यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर ही बोलते हैं। तो यकृत जो है कि लीवर के पित्ताशय कोशिका में जो है कि ये गाढ़े, ये जो है कि गाढ़ा जो है कि हरे रंग का क्षारीय द्रव है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि पित्ताशय कैसा है, तो गाढ़ा है और हरे रंग का क्या है, क्षारीय द्रव है, क्षारीय द्रव है, जिसे पित्त रस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग, पित्त या पित्त रस कहते हैं। तो पित्त रस कहाँ मिलता है देखने को, यकृत में मिलता है। कहाँ मिलता है देखने को, यकृत में। यकृत के कहाँ, पित्ताशय में। यकृत के कहाँ पर, पित्ताशय में हमें देखने को मिलता है। उस पित्ताशय के अंदर में जो रस होता है, जो जूस होता है, उसको बोलते हैं पित्त या पित्त रस बोलते हैं, पित्त या पित्त रस। इसका जो पीएच मान है, याद कर लीजिएगा बुआ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आता है, ठीक ना। 8.9 जो है कि इसका पीएच वैल्यू होता है। देखो कितना क्षारीय है, क्षारीय अम्लीय का और उदासीनता का हम लोग एक स्केल पढ़े थे ना, पीएच स्केल, उसमें पढ़े थे। 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 से कम है तो अम्लीय, और एग्जैक्ट 7 है तो उदासीन। तो ये 7 से ज्यादा है कि नहीं, तो 7 से ज्यादा है कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इसीलिए जो पित्ताशय क्या होता है, पित्तरस क्या होता है, तो ये क्षारीय होता है। पाचन में इसका महत्व, पाचन में इसका क्या महत्व है, तो आप लोगों को जो पढ़ाए थे कि जब अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आती है, तो भोजन अमाशय में क्या होता है, अमाशय में जब कायम के रूप में होता है तो उस वक्त वो अम्लीय होता है। जब भोजन कायम के रूप में अमाशय में होता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और छोटी आंत के बारे में जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि छोटी आंत में भोजन केवल क्षारीय माध्यम में ही पचता है। तो अब अमाशय का भोजन, कायम जो है, कायम अगर वो छोटी आंत में आ जाए, क्षारीय न हो, तो क्या भोजन का पाचन होगा, नहीं होगा भोजन का पाचन। तो उसी को जो है कि भोजन का पाचन होने के लिए, अम्लीय से क्षारीय बनाने के लिए, अम्लीय से क्षारीय बनाने के लिए ये पित्त रस जो है कि काम करता है। कि ये जो पित्त रस का होगा कि जाके उससे मिल जाएगा कायम के साथ और उसको क्षारीय से, अम्लीय से क्या बना देगा, क्षारीय बना देगा। अब तब जो है कि छोटी आंत अपना काम करना शुरू करेगा। अगर वो क्षारीय ना बना तो छोटी आंत अपना काम नहीं कर पाएगा। तो वही इसका काम होता है। देखिए, तो पाचन में इसका महत्व, तो पहला बात कि अमाशय में भोजन जो होता है, भोजन जिसको कायम कहते हैं, अमाशय में जो भोजन है तो उसको कायम नाम दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखिएगा, अमाशय में जो भोजन है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। और छोटी आंत किसको पचाता है, क्षारीय होता है। इसलिए क्या करता है कि ये पित्त रस जो है कि पित्त जो क्षारीय बना होता है उसको, क्षारीय बनाता है। पित्त क्या करता है, इस भोजन को क्षारीय बनाया जाता है। जो अमाशय में जो भोजन है वो अम्लीय होता है और पित्त जो है कि उसी भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन के वसा का पाइसीकरण भी करता है। भोजन में जो वसा है उस वसा को तोड़ने का काम करता है, उसको पाइसीकरण बोलते हैं, वसा को तोड़ देता है। और साथ ही साथ जो विटामिन होते हैं, विटामिन के अवशोषण में भी ये सहायता करते हैं। तो ये हो गया पित्त रस का इंपॉर्टेंट काम। और लघुत्तरीय क्वेश्चन सब है, तो इसमें जो है कि जितना आपसे हो सके उतना जो है कि एकदम सटीकता से आंसर दीजिएगा। वो लंबा चौड़ा जो है कि लिखने के भाषा में लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना है कि एकदम सटीकता से आंसर देना है। 2 लाइन लिखे, 4 लाइन लिखे, लेकिन आंसर एकदम सटीक होना चाहिए। इधर उधर की बातें, उसमें फालतू बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये आंसर सब आप देख पा रहे होंगे, सटीकता से आंसर लिखा हुआ है, जिसको बढ़िया से देख के समझ के आप लोग को याद कर लेना है। पोषण से अभी तक 6 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, लघुत्तरीय में। और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आज पोषण को कंप्लीट कर देंगे, इसमें अधूरा छोड़ने वाला बात नहीं है। जो भी पोषण का लघुत्तरीय क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद बचेगा दीर्घोत्तरीय, तो उसको दीर्घोत्तरीय को हम लोग बारी बारी से बाद में देख लेंगे। चलिए, 7वां क्वेश्चन क्या है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण। अगर कोई सजीव है तो सजीव होने के लिए हम कैसे पता करेंगे वो सजीव है। 4 लक्षण तो कोई बताइए हमको, होता कई सारे लक्षण है, आपको केवल क्या लक्षण बताना है, 4 लक्षण बताना है। निर्जीव में सजीव में कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो लक्षणों का अंतर होगा, खासियत का अंतर होगा। तो ये हमें सजीवों का कुछ 4 जो है कि खासियत लक्षण जो है कि हमको बता देना है, जिससे हम पहचान कर सके अच्छा ये सजीव है। तो कौन कौन सा है, बढ़िया से हम लोग पढ़े हुए थे। 4 मुख्य लक्षण कौन कौन हुआ, तो पोषण, जो सजीव होता है पोषण करेगा ही करेगा। अभी तो पढ़े हम लोग कि अगर पोषण ना करे तो सजीव क्या हो जाएगा, मर जाएगा, अंततः निर्जीव बन जाएगा वो, ठीक है। तो पोषण होगा, उसके शरीर में क्या होगा, श्वसन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, श्वसन होगा। साथ ही क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, विकास होगा,
प्रजनन भी होगा। क्या होगा? प्रजनन भी देखने को मिलेगा इसमें, ठीक ना, प्रजनन जनन। तो ये सब जो है कि सजीवों में देखने को मिलता है। सभी सजीवों में जनन देखने को मिले ना मिले, लेकिन बाकी सब जो है कि सभी सजीवों में देखने को मिलेगा। तो अगर ये सब हो रहा है तो कहेंगे वह क्या है? सजीव है, ठीक ना। तो सजीव के ये सब कुछ लक्षण है। आपको 4 लिखना था, इसमें कई सारे 5-6 लिख दिए, कोई 4 को आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अमाशय में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार अब तक एग्जाम में ये आ चुका है, इसलिए बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, या अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? तो पाचक रस में बहुत सारे पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, पाचक रस में कई सारे पदार्थ हैं, उसमें से एक पदार्थ होता है अम्ल। उसमें एक पदार्थ क्या होता है? अम्ल, HCl अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान समझिए, पाचक रस में कई सारे पदार्थ, उसमें एक पदार्थ क्या है? अम्ल है। तो पाचक रस के बारे में लिखिएगा तो न चाहते हुए आप अम्ल के बारे में बता दीजिएगा। तो इतना समझिए कि हम इसका आंसर न देके इसका आंसर दे रहा है, और उसी आंसर में ये भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि पाचक रस में लिखेंगे तो अम्ल तो लिखना है, इसके अलावा और भी कुछ पदार्थ है उसके बारे में भी लिखना होता है, तो इसका आंसर उसी में हो जाएगा। तो समझिए दोनों का आंसर सेम है, इतना समझ के चलिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग क्यों पढ़िएगा इसको, एक ही, जब एक जैसा क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो एक ही साथ पढ़ लेते हैं। दोनों में कोई क्वेश्चन आया पूरे लिख दीजिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को भी लगे हाँ विद्यार्थी पढ़े हुआ है, बढ़िया से लिख रहा है, कम से कम जितना पूछे उससे थोड़ा ज्यादा भी लिख दिया। लेकिन सटीकता पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो मेन आंसर है वो तो लिखना ही है, एक्स्ट्रा लिखे चाहे ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन आंसर है उस पर ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। तो अमाशय के अंदर में होता है जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कई सारे पदार्थ निकलते हैं, जिनमें जिसमें क्या क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, जिसमें होता है श्लेष्मा म्यूकस, और भी कई सारे निष्क्रिय पेप्सिनोजन जो है कि उसमें पदार्थ होता है, जो पाचक रस के रूप में बाहर निकलता है। जब तीनों बाहर निकलेगा था उसी को हम लोग बोलते हैं पाचक रस। जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। निष्क्रिय मतलब ये एक्टिव नहीं है, अभी बस बाहर आया, ठीक ना। तो इस तीनों को मिलाकर, इसके अलावा और भी चीजें आती है, सबको मिलाकर बोलते हैं पाचक रस। सिंपल सा बात बस इतना है कि जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसी को बोलते हैं पाचक रस बोलते हैं, ठीक ना। ये हो गया। अब जो है कि पाचक रस की क्या भूमिका है उसके बारे में देखते हैं। तो अमाशय में जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। यह क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को क्या करता है? सक्रिय पेप्सिनोजन नामक एंजाइम में परिवर्तित करता है, बदल देता है। जो पेप्सिनोजन जो था निष्क्रिय वाला, निष्क्रिय, ये एक्टिव नहीं था, ये एक्टिव नहीं था, ये अपना काम शुरू नहीं किया है। तो इसको काम शुरू करवाने के लिए एक तरह से क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलता है कि तुम जो है कि अभी निष्क्रिय हो, एक्टिव हो जाओ, काम करना स्टार्ट करो। तो ये सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होकर अब पेप्सिनोजन ना होकर उसका नाम बदल जाएगा क्या? पेप्सिन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? पेप्सिन। पहले नाम था पेप्सिनोजन, और जब सक्रिय हो जाता है क्या नाम हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा, ठीक ना। परिवर्तित हो जाता है और यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम किया है और साथ ही बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम किया है। ध्यान रखना है, मेन आंसर यही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दो काम यहाँ पे दे दिए कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन नामक एंजाइम में बदल दिया है, और दूसरा काम क्या किया है? तो जो भी भोजन है बैक्टीरिया जीवाणु सब था उसको मारने का काम किया, उसको नष्ट करने का काम किया है। अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, और ये सक्रिय पेप्सिन है ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है, अब प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। किसे बदलता है? पेप्टोन में। ध्यान रखिए, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदला है, ठीक ना। और ये जो सक्रिय पेप्सिन था ये क्या किया है कि प्रोटीन को पचाने का काम किया है, और प्रोटीन को पचा के किसे बदल दिया है? पेप्टोन में बदल दिया है। तो ये जो है कि पाचक रस की मुख्य भूमिका हो गई। तो आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है, सटीकता से आंसर लिखना है, बहुत सारा इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं उनके नाम और काम लिखना है। कि मनुष्य में दांत कितने प्रकार का है उसका नाम भी लिखना है और साथ ही उसका काम भी लिखना है। तो देखिए इसको भी। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्या प्रकार दांत होता है? 4 प्रकार, जिसके नाम और काम निम्नलिखित है, मतलब नीचे लिखा गया है। सबसे पहला कतरनक, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं इंसाइजर। सबसे पहला दांत का प्रकार क्या है? कतरनक, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं इंसाइजर। यह भोजन को, इसका काम देख रहे हैं काम, तो ये भोजन क्या करता है? कुतरने या काटने का कार्य करता है। दूसरा दांत है भेदक, या उसको बोलते हैं केनाइन बोलते हैं, थोड़ा मिस्टेक होती है ना, केनाइन बोलते हैं, केनाइन। यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है, चीरने फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो 2 दांत हो गया, एक हो गया कतरनक या इंसाइजर जो भोजन क्या करता है? कुतरने का काम करता है। दूसरा क्या है? भेदक, या इसी को बोलते हैं केनाइन,
जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। और उसका होता है अग्रचवर्णक या प्रीमोलर, अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। इसका काम क्या है? तो यह भोजन को चबाने का कार्य करता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। और सबसे लास्ट में बचता है चवर्णक या उसको बोलते हैं मोलर, जो क्या करता है? ये भोजन को चबाता भी है, साथ में उसको पीसने का कार्य भी करता है, उसको महीन तरीके से उसको पीस देता है। तो ये हो गया दांत के प्रकार। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। इंग्लिश में इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सबका काम क्या है? कतरनक का काम कुतरने काटने का काम है। भेदक का काम क्या है? चीरने फाड़ने का काम है। अग्रचवर्णक का काम क्या है? तो भोजन को चबाने का कार्य है। और चवर्णक का काम क्या है? तो भोजन को चबाता भी है और उसको पीसने का कार्य भी करता है। जैसे आटा कैसे पीसता है उस प्रकार से ये पीसने का काम करता है, बीच में रख के उसको पूरा बढ़िया तरीके से पीस देता है उसको। देखिए ये जो अभी क्वेश्चन है, ये पाचन तंत्र में जो भी होता है पाचक एंजाइम, पाचन तंत्र में जितने भी एंजाइम काम आते हैं वो पाचक एंजाइम है। तो पाचक एंजाइम के बारे में हम लोग से पूछा गया है कि पाचक एंजाइम के क्या कार्य है, पाचक एंजाइम के क्या कार्य है। तो पूरे पाचन तंत्र में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी जगह है जहां जहां पर ग्रंथियां सब है, वहां से कुछ ना कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। कुछ क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं। इन एंजाइमों के काम बताना है, एंजाइमों का बताना है काम। तो अलग अलग जगहों पर है, तो हम लोग देखेंगे कि किस ग्रंथि से या किस जगह से कौन सी एंजाइम निकलती है और उसका काम क्या है, उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं, क्योंकि पूरा बताना, पूरा पाचन तंत्र के बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे और सब्जेक्टिव भी जो है कि इसको 2 मार्क्स तो नहीं समझिएगा, 5 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए पाचन तंत्र की भूमिका पूरे बताना कि क्रिया विधि बताइए, तो उसमें ये ज्यादा काम आने वाला है। देखिए इसको बढ़िया से, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या है बुआ? तो ये भोजन का पचाने का काम करता है, सबसे मेन काम भोजन को पचाने का कार्य करता है। विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले एंजाइम और उनके कार्य निम्नलिखित है। तो सॉरी, पाचन तंत्र में अनेक प्रकार की ग्रंथि है, तो जो विभिन्न ग्रंथि अलग अलग ग्रंथि है उससे कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और वो किसको किस चीज को कैसे पचाता है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो मुख गुहा से शुरू होता है, तो मुख गुहा में देखने को मिलता है लार ग्रंथि। क्या देखने को मिलता है? लार ग्रंथि। उसमें से एंजाइम निकलता है टाइलिन। देखिए वो और भी एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें आंसर लिखना है तो जितना हो सके सटीकता से आंसर देना है। तो बहुत सारी चीजों का हम भंडार नहीं लगाएंगे, हमें इतना ही आंसर लिखना है कि हमें फुल मार्क्स भी मिल जाए और जो कॉपी चेक करने वाले उसको आंसर पढ़ने में अच्छा भी लगे, आंसर देखने में सुंदर भी लगे। तो पूरा बहुत सारा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, समय को देखते हुए समय को बचा के आंसर सटीकता से हमें देना है। तो देखिए सबसे पहला तो मुख गुहा में क्या हुआ? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? टाइलिन एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है? टाइलिन एंजाइम। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया इसका काम भी तो बताइए भाई। तो टाइलिन एंजाइम निकला तो उसका काम भी बताना पड़ेगा। तो टाइलिन एंजाइम का काम क्या है? ये माल्टोज को स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। दूसरा जठर ग्रंथि, ये क्या है? तो हमारे अमाशय में मिलता है। कहां देखने को मिलता है? अमाशय में। तो जठर ग्रंथि से निकलता है पेप्सिनोजन एंजाइम, रेनिन और लाइपेज। ये एंजाइम सब वहां से निकलते हैं, और भी निकलता है कुछ पदार्थ। यह क्या करता है? तो यह भोजन में जो प्रोटीन है, प्रोटीन उसका पाचन करता है। भोजन में जो प्रोटीन है उसका पाचन करने का ये कार्य करता है। उसका आता है यकृत, लीवर। तो अभी तुरंत पढ़े हम लोग, लीवर में जो है कि पित्ताशय, पित्ताशय होता है। पित्ताशय के अंदर में क्या है? पीत रस है। ये पीत रस क्या करता है? तो ये वसा का पाचन करता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं पाइसीकरण। क्या बोलते हैं उसको? पाइसीकरण बोलते हैं, इमल्सीकरण इसको बोलते हैं। अग्नाशय से, अग्नाशय देखिए, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता पेनक्रियाज, ठीक ना। अग्नाशय से निकलता है 3 एंजाइम, मुख्य रूप से 3 एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं लेट, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इस तीनों को मिला के कहते हैं हम लोग पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, क्योंकि यही वो एंजाइम है जो भोजन को पूरी तरह से अंतिम रूप से पचाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, ठीक ना। यह भोजन का क्या करता है? पूर्ण पाचन करता है। और ये छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग में देखने को ये वहां से अग्नाशय से निकलता है और छोटी आंत में अंतिम जाके ये कार्य करके भोजन को पचाने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखे। कोशिका के अंदर में बहुत सारे कोशिकांग हैं, 10-12 कोशिकांग सब, ठीक ना। अब उस कोशिकांग में से किसी 4 का नाम बताना है। यानी कोशिका के अंदर के जो छोटे छोटे अंग सब है, कोशिकांग, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग सब। तो 9th क्लास में आप लोग बढ़िया से पढ़े हुईएगा, ठीक ना। अभी भी सबको याद होगा। देखिए कोशिका के 4 कोशिकांग निम्नलिखित। पहला कोशिका झिल्ली, पढ़े क्या? कोशिका झिल्ली कोशिका में होता है कि नहीं होता? होता है। यानी कोशिका किन किन चीज से मिलकर बना हुआ है उसके जो है कोशिकांग से उसको बता दीजिए। तो कोशिका झिल्ली होता है, उसके अंदर में केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हिंदी में उसको सूत्रकणिका बोलते हैं, ठीक ना, सूत्रकणिका।
कोशिका द्रव्य होता है, लाइसोसोम होता है, लवक होता है, राइबोसोम होता है। 7 तो यहीं पे लिख दिए, टोटल 10-12 तो होता है ना। तो उसमें से जो है कि 7 हम बता ही दिए। आपको एग्जाम में कितना पूछा गया है? तो केवल और केवल 4 पूछा गया है। तो 12 में से 10 में से 7 में से आपको जो याद हो कम से कम 4 एग्जाम में लिख देना है। 5 पूछे तो 5 लिख देना है। तो पढ़ने के लिए इतना काफी है। तो एग्जाम में हमेशा आंसर सटीकता से ही देना है। कुछ भी मतलब कि अलग अलग चीजें लाके कॉपी भरने से काम नहीं चलता है। लोग सुनते होइएगा कि एग्जाम में जाओ कॉपी भर के आओ बहुत नंबर मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कॉपी पूरा भरा हो या ना हो, अगर आपका आंसर एकदम सटीकता से सही है, कम शब्दों में भी है लेकिन सही है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन प्रयास करना है, अपना ईमानदारी बनता है कि जितने शब्दों में आंसर पूछा गया है हम लोग उतने शब्दों में आंसर दे। लेकिन कोई विद्यार्थी क्या करेगा कि पूरा एकदम पन्ना भर के आएगा, कहेगा पन्ना भर के आएगा, घर आएगा पागल, ये पूरा गर्दा उड़ा दिया एग्जाम में कि पूरा भर के आए हैं। अब पता चलेगा कि जब रिजल्ट के दिन आएगा तो उसको मार्क्स ही नहीं मिला है। तो कहेगा बना के तो आयल रही, मार्क्स नहीं दिलाई। खूब कॉपी चेक करने वाला के कोसेगा, उसके अलावा बहुत कुछ करता है, बोल नहीं सकते, ठीक है। बहुत कुछ मतलब गाली उली भी देने लगता है कि मतलब कि ये है वो ऐसे, ठीक है। हम मानते हैं कि बिहार बोर्ड यही गड़बड़ियाँ करता है। बढ़िया से लिखने वाले विद्यार्थी का भी नंबर कभी कभी नहीं देता है, क्योंकि मैंने खुद से कई सारे विद्यार्थी एक्सपीरियंस के पर्सनल लाइफ में कई सारे विद्यार्थी जो बढ़िया से आंसर लिख के आए थे उन्हें भी नंबर नहीं मिला था। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि ये देखने को मिला मतलब पूरा बिहार बोर्ड गड़बड़ है, नहीं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब समझ सकते हैं, अगर इतना गड़बड़ है तो कह सकते हैं कि अपना भाग इस गड़बड़ है, या कहे कि बिहार बोर्ड की कुछ लापरवाही कारण बढ़िया विद्यार्थी का जो है करियर जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन फिर भी बढ़िया से नंबर मिलता है, ऐसा नहीं किसी को नंबर नहीं मिलता है। इसीलिए सटीकता से आंसर लिख के आइएगा तो श्योर रहिएगा कि मार्क्स तो आ ही जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना मार्क्स के लिए क्या, किस चीज़ के लिए पढ़ना है? नॉलेज के लिए पढ़ना है। मार्क्स तो बस केवल नंबर है। मार्कशीट पर नंबर कम भी आए कोई दिक्कत नहीं है, जो यहाँ जो आपके पास नॉलेज है जीवन में वही काम आने वाला है। तो हमेशा नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक ना, मार्क्स के लिए नहीं पढ़िए। मार्क्स नॉलेज के लिए पढ़िएगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। न भी आएगा तो आपका नॉलेज बेकार हो जाएगा क्या? नहीं ना होगा बेकार। तो फिर एक बार और प्रयास कर लेंगे, क्या जाता है, उसके बाद फिर हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? यानी प्रकाश संश्लेषण हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। सो अब ये प्रकाश संश्लेषण में जो है कि कच्ची सामग्री कौन कौन चीजें चाहिए और वे पौधा कहां से प्राप्त करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो पौधे जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं हमारे आसपास के वातावरण से, जिसको पर्यावरण से मानते हैं हम लोग कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त करते हैं? वातावरण, वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। उसका चाहिए उसको जल, तो पौधे जल कहां से लेंगे? दिमाग लगाइए खुद से, पौधे कहां जल से? हवा से जल लेंगे क्या? कहां से जल लेंगे? मिट्टी से लेंगे। किसके द्वारा सूखेंगे? वो जल के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है कि जल और खनिज लवण, जल और भी सारे कई सारे खनिज सब जो है कि वो मिट्टी से ले लेता है, मृदा से जड़ के द्वारा जो है वो अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद है हरित लवक या पर्णहरित, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका योगदान होता है। तो ये पत्ता में पहले ही से ही रहता है, पत्ता में या पौधे के जो हरा तना भाग, ग्रीन वाला भाग, ठीक ना, वहां पर ये हरित लवक या पर्णहरित पहले से रहता है, ठीक ना। पत्ता में इतना समझिए, ठीक ना, वहां पर ये पत्तियों में रहता है, उसका उपयोग कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और लास्ट में क्या? सूर्य प्रकाश, तो कहां से मिलेगा? सूर्य से ही मिलेगा। तो ये 4 चीजें जो है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और ये 4 चीजें जो है कि पौधे अलग अलग स्रोत से प्राप्त कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? तो वातावरण से। जल और खनिज कहां से? तो मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। हरित लवक या पर्णहरित जिसको बोलते हो कहां? तो पहले से पत्ता में रहता ही है, कहीं से प्राप्त करने की आवश्यकता इसको नहीं है। और सूर्य प्रकाश क्या है? तो सूर्य से मिल जाता है। और इस सब का उपयोग करके ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और अपने लिए भोजन बनाता है ग्लूकोज के रूप में, और ऑक्सीजन बनाता है जो उसके शरीर के लिए कचरा है। पौधों के लिए क्या ये कचरा है, उसके लिए अपशिष्ट पदार्थ है। ऑक्सीजन बनाता है जो उसके लिए क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो उस कचरा को श्वसन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, ठीक है। उसको बाद आगे पढ़े हम लोग। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालते, उसी ऑक्सीजन का सभी जीव जंतु से उसका उपयोग कर रहे हैं, सभी जो बाहरी जीव जंतु पौधों को छोड़कर, ठीक है। तो यह प्रकाश संश्लेषण याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से, जल कहां से? जल खनिज लवण मृदा से, हरित लवक पत्ता में पहले से रहता है, और सूर्य प्रकाश सूर्य से ले लेता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। प्रकाश संश्लेषण का इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या बनाता है? वह तो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी वह प्रक्रिया जिसमें
पौधे जो है कि हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, उससे ऊर्जा ले लेता है, ठीक ना। उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति होता है उसके पत्ते में, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके क्या बनाता है वो, ग्लूकोज, अर्थात यूं कहे कि पौधों के लिए भोजन है वो, तो ग्लूकोज अर्थात भोजन का निर्माण करते हैं। और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसका रासायनिक समीकरण है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया है, उपस्थित क्या था, तो क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। इसको तीर के ऊपर नीचे कहीं भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाया है, ग्लूकोज बनाया है, कुछ मात्रा में जल बना है, और क्या बना है, ऑक्सीजन बना है। ऑक्सीजन को ये शरीर से बाहर निकाल देता है, जो हमारे आपके लिए अमृत है। ये इस अमृत को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं आजकल पेड़ों को काट कर। क्या अमृत को खत्म करें कि नहीं? लोग कहते हैं कि अमृत ही नहीं मिलता धरती पर। अमृत क्या है, लोग आज तक पहचान नहीं पाए। अमृत क्या है, पेड़ पौधों से निकलने वाले ऑक्सीजन, ये सब अमृत है हमारे लिए। हम लोग इस अमृत को जानते ही नहीं, इस अमृत पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु क्या है, सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। मतलब बस इतना है कि कोई वस्तु है वो सजीव है, अगर सजीव है तो उसमें ऐसा क्या चीजें है जिसको देखकर हम बताएंगे, किस पैरामीटर पर उसको बोलेंगे कि वो सजीव है। कुछ तो उसके अंदर गुण होगा, तो ऐसे गुण बताना है जिसके आधार पर हम जान सके, बता सके कि ये सजीव है। तो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं। तो किसी वस्तु को सजीव मानने के लिए हम निम्नलिखित मापदंडों का या मानदंडों का उपयोग करते हैं। जैसे कोशिकीय संरचना, और कोई सजीव है कोई वस्तु तो उसके अंदर कोशिका देखने को मिलेगा। कोशिका की जो संरचना होता है उसके कोशिकांग जो होता है वो भी देखने को हमें मिलेंगे। उसके बाद उसमें वृद्धि होगा, उसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, ठीक ना। साथ ही चयापचय या इसी को बोलते हैं उपापचय, क्या बोलते हैं इसको, उपापचय बोलते हैं, ठीक है, उपापचय। तो वो क्रिया मेटाबॉलिज्म जो देखने को मिलेगा, मतलब उसके शरीर में पदार्थों का निर्माण यानी कि नया पदार्थ बनना, उस पदार्थों का टूटना, ये घटना उसके शरीर में होना चाहिए, उपापचय क्रियाएं होनी चाहिए। साथ ही वो श्वसन होगा, उसमें हो सकता है प्रजनन भी देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। अगर उसमें ये सब चीजें देखने को मिलता है तो सजीव है, नहीं है तो निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर, कि स्वपोषी पोषण में और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, ये देना है। इस अंतर को हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर आप लोग को तो हम क्लास से पढ़ाए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता है, तो कम से कम सबके लिए थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए शॉर्ट आंसर है तो उसमें तो विशेष रूप से बताना नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए बस। तो स्वपोषी पोषण विषमपोषी में अंतर, स्वपोषी में क्या होता है, तो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। यह केवल हरे पौधों में होता है, किसमें होता है, हरे पौधों में। और यह हरे पौधे को छोड़कर बाकी सभी जीवों में यह देखने को मिलता है। तो ये जो है कि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पोषण, उसका जो है कि सारे लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है कि यहाँ पर PYQ खत्म होते हैं। एक आध अगर छूट भी गया हो तो क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, उसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, नहीं हो तो हमसे पूछ लीजिएगा, बता ही देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है कि किसी और सब्जेक्ट का, किसी और चैप्टर का जो है कि हम लोग देखेंगे। और बात रहा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का, तो मेरे तरफ से पूरा प्रयास होगा कि जल्द से जल्द उसका ही वीडियो हम लेकर आए। क्वेश्चन सब तैयार है, सारा PPT सब तैयार है, ठीक ना। अब पढ़ाने के लिए मेरे पास समय कम बच रहा है, क्योंकि इतना दिन PPT बनाने में गुजार दिया है कि पढ़ाने के लिए वास्तव में समय कम बच रहा है। लास्ट एग्जाम बचा हुआ है, फिर भी जितना हो सकता है हमसे उम्मीद, जितना प्रयास होता है इतने बचे हुए समय में उस सब पढ़ाने का हम काम करते हैं, ठीक ना। पूरा प्रयास रहेगा अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर देने का।